नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी एक औरत की दर्द भरी कहानी है। यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई काम करने का मन नहीं होता, किसी से भी बात करने का दिल नहीं होता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे जीना भी अच्छा नहीं लगता। क्या करना है जीकर, जब फाइनली हर इंसान को मरना है। अभी तो मैं बस 35 की हूँ। अगर एवरेज लाइफ भी जीऊँ तो लगभग इतने ही साल मुझे और जीना है। मैं थक गई हूँ जीते जीते। यह अल्फाज मेरी बीवी मेरे सामने कह रही थी और मेरा मन बार बार पीछे की तरफ दौड़ रहा था। मेरी शादी हुए 10 साल बीत गए थे। मैं सरकारी पद पर काम कर रहा था, अच्छी तनख्वाह, 2 बच्चे और घरेलू बीवी के साथ मैं खुश था। मगर मर्दों वाली फितरत से खुद को नहीं बचा सका और एक पराई औरत के लेयर्स कट जुल्फों में जानबूझकर फंस गया। शादी का 1 दशक खत्म हो चुका था। मेरी बीवी पत्नी कम माँ ज़्यादा बन गई थी। अब उसका वक्त मेरा न होकर बच्चों का हो गया था। उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल, बस बच्चे ही उसके केंद्र बन गए थे। मैं खुद को अनदेखा महसूस करता था, जबकि वो बेचारी तो मेरे बच्चों के लिए ही परेशान होती थी। अब अगर कहीं बाहर जाना होता था या लेट नाइट मूवीज जाना होता तो वो बच्चों का रीज़न देती। ज़्यादा जोर दो तो लड़ाई हो जाती, फिर एक आध हफ्ता बातचीत बंद हो जाती थी। मैं ठहरा जिंदगी एंजॉय करने वाला शख्स। मुझे उसके अम्मा टाइप वाले रवैये से चिढ़ होती थी। मेरा ज़्यादा वक्त अब सोशल साइट्स पर बीतता। लोगों के हंसते मुस्कुराते फोटोज देखकर मेरा दिल भी शिद्दत से चाहता था कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं। मुझे इन लोगों को देखकर जलन भी होती और शिकायत भी कि काश मेरी भी कोई मॉडर्न सी बीबी होती जो बिंदास लाइफ जीती। अपनी शादी के समय मैं श्रवण कुमार बन गया था और माँ बाप की पसंद के आगे सर झुका दिया था। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, मगर शादीशुदा जिंदगी की चमक बरकरार रखने में पति पत्नी दोनों का योगदान जरूरी होता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर मैं उससे शिकायत भी करता तो वो उनको दूर करने के बजाय मुझे खुदगर्ज होने का ताना देती थी। मैंने उससे कहना ही छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश किसी और तरह पूरी करने का सोचने लगा। मैंने इसके लिए सोशल साइट्स का सहारा लिया और अपने ही शहर की एक स्मार्ट सी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसने कबूल करते हुए मुझसे बातें शुरू कर दी। बातें शुरू हुई तो मिलने की मंजिलें तय हुई। 2 हफ्तों के अंदर वो मुझसे मिलने आ पहुंची। 28-29 साल की कविता नाम की लड़की काफ़ी बिंदास और हाजिर जवाब थी। उसके साथ भी यही समस्या थी जो आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार में होती है। सफ़ेद पोश लोग जो कि जैसे तैसे ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं, मगर मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होती। कविता का भी ब्याह नहीं हो पा रहा था। कहीं भारी दहेज की डिमांड तो कहीं लो इनकम बॉय। वो इंतज़ार में अपने दिन काट रही थी। मुझे ये सुनहरा मौका लगा कि चलो जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती अपनी बिंदास गर्लफ्रेंड वाली हर शर्त पूरी कर लूं। और वो भी जैसे तैयार बैठी थी। हमारी बातें बढ़ती गई। सुबह की गुड मॉर्निंग लेट नाइट बातों में बदल गई। मुलाकातें होती, होटलिंग, मूवीज, लॉन्ग ड्राइव जाते। उसको पता था कि मैं शादीशुदा 2 बच्चों का बाप हूँ। वह फिर भी मुझ पे मेहरबान होती चली गई। अपने शादीशुदा होने के नेगेटिव पॉइंट्स को कम करने के लिए मैं उस पर खुलकर खर्च करने लगा था। इन नाज नखरों और अदाओं में कब 2 साल बीत गया पता ही नहीं चला। इधर कविता की भी शादी नहीं हो पा रही थी। अब तो उसने 30 वर्ष भी पार कर लिए थे। कुछ दिनों से वो मुझसे ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगी थी और इशारों इशारों में शादी की बात भी करने लगी थी। शायद उसको भी अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगी थी। फिर एक दिन उसने मुझसे खुलकर शादी की बात की। उसने कहा, एक तो पहले ही मेरी शादी में अड़ंगे थे और अब मेरे साथ घूमने फिरने की वजह से वो बदनाम हो रही है, इसलिए मुझे उससे शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी नौकरी भी सरकारी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसने मुझे तलाक की सलाह दी, मगर मैंने उसे यह रीज़न देते हुए चुप करा दिया कि तलाक किस बिना पर लूँ। तलाक से मेरे बच्चों पर असर होगा और खुद मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के चक्कर काटूँ।
कविता एक अच्छी दोस्त थी, उसके साथ को मैं एंजॉय करता था, लेकिन शादी वगैरह एक बखेड़ा थी। इसमें काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती। मैंने तो कविता से रिश्ता रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा था कि बीबी को शक न होने पाए। इस केस को स्मार्टली हैंडल करने की वजह से अक्सर मैं खुद को शाबाशी देता था। कविता से ज़्यादा बात करने की वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा था। वो मेरे गले की एक ऐसी हड्डी बन रही थी जिसे न उगलते बन रहा था न निगलते। शादी का प्रेशर बढ़ रहा था। एक दिन मैंने झल्ला कर उसको कह दिया कि ना मैं तलाक ले सकता हूँ ना ही मर्डर कर सकता हूँ। मर्डर इसलिए कह दिया कि कहीं वो क्राइम पेट्रोल से इंस्पायर होकर मुझसे मर्डर करने को ना कह दे। पहली पत्नी के रहते अगर दूसरा ब्याह रचा भी लिया तो मेरी नौकरी भी जाएगी। उसने मेरी बात खत्म होते ही कहा कि अगर मेरा पीछा अपने आप मेरी पत्नी से छूट जाए तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मेरी उलझन समझ के बात शुरू की। तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम देखना कि किस तरह हमारी शादी होगी। तुमने काले जादू के बारे में सुना है क्या? वही हमारी मदद करेगा। तुम तो कुछ करोगे नहीं। अब तुम मुझे मत रोकना, मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं था। अगर धार्मिक होता तो परिवार धर्म का पालन करता और ये भारी भूल न करता। जादू टोने में मुझे कोई विश्वास नहीं था, मगर उसका मन रखने के लिए मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उसने मुझे बताया कि उसकी एक दोस्त असम की है। असम में एक जगह है मायोंग, जिसका मतलब माया होता है, और वो काले जादू का गढ़ है। पूरी दुनिया में जादू यहीं से फैला है। यहाँ आज भी डायने होती हैं जो कि काले जादू में माहिर होती हैं और उनके जादू का कोई तोड़ नहीं होता। उसके दोस्त की बुआ इसमें दक्ष है और वही यह काम करेंगी। मुझे उसके बचकाने रवैये पर हंसी आई, मगर फिर भी मैंने हंसी कंट्रोल करके उससे पूछा, क्या दोस्त की बुआ चुड़ैल हैं? उसने सीरियस अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, चुड़ैल नहीं, डायन। तुम्हें चुड़ैल और डायन का फ़र्क नहीं पता? हैरत है। चुड़ैल मरने के बाद बनते हैं और डायन जिंदा औरतें होती हैं जो जादू टोना सीख कर बनती हैं। बस जो मैं तुमसे मंगवाऊँ वो मुझे ला देना। उसकी पिसाजोपीडिया की रिसर्च बहुत अच्छी थी। मैंने बेवकूफ़ी की बहस को आगे न बढ़ाते हुए बात खत्म कर दी। दूसरे दिन जब हम मिले तो मेरी पत्नी की फ़ोटो मांगी। मेरे पास तो थी नहीं, मैंने फेसबुक से लेने को कह दिया। फिर उसने मुझसे ऐसी गंदी चीज़ मांगी जिसे सुनते ही मुझे घिन आ गई। मैंने साफ मना कर दिया। उसके काफ़ी कहने पर भी मैं राज़ी नहीं हुआ तो उसने मुझसे मेरे घर की काम वाली की टाइमिंग पूछी। वो मैंने बता दी। अब रोज़ वो मेरे घर के पास वाले बस स्टॉप पर बैठकर मेरी काम वाली को देखती और जब वो कचरे के डिब्बे में घर का कचरा फेंक देती तब वो उस कचरे में मेरी बीबी के पीरियड का कपड़ा ढूंढती। थोड़े दिनों के बाद उसे वो चीज़ मिल गई और उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी भयानक और डरावना था। इस बात के कुछ ही दिन बीते थे और उसके काले जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले जब मैं ऑफिस से घर आता था तो घर में रौनक और चहल पहल रहती थी। बीबी बच्चों को पढ़ा रही होती, कभी डांट रही होती, बच्चे भी इधर उधर कूदते फिरते थे। मगर आजकल घर आओ तो अजीब सी मनहूसियत लगती। मेरी बीबी कमरे में लाइट बंद किए पड़ी रहती। बच्चे या तो टीवी देख रहे होते या फिर अपने कमरे में कुछ कर रहे होते। खाना मैं खुद निकाल कर खाता और बच्चों को भी खिलाता। जब बीवी को बुलाता तो वो भूख नहीं है या फिर बाद में खा लूँगी कहकर टाल देती। सुबह भी वो बेमन सी उठती और किसी तरह बच्चों को स्कूल भेजती। उसकी पहले जैसी चुस्ती और चटक खत्म होती जा रही थी। जब मैं उसकी तबीयत के बारे में पूछता तो वो बस इतना कहती कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन बीत रहे थे और वो घर की तरफ से लगातार लापरवाह होती जा रही थी। अब काम वाली बाई पर सारा घर था। बच्चे भी शिकायत करते कि अब मम्मी हमारा काम नहीं करती, बस लेटे रहती हैं। पहले मेहमानों की वो बहुत अच्छी खातिरदारी करती थी, मगर एक दिन जब रिश्तेदार मिलने आए तो उसने कमरे से कदम तक बाहर न निकाला। मेरे साथ साथ मेहमान भी शर्मिंदा हो गए थे। मैं काफ़ी इरिटेट हो गया था। घर में उलझनें बढ़ने लगी थीं। मैंने उससे बात करने का फैसला किया। काफ़ी दिन बाद उसे गौर से देखा। आंखों के नीचे काले घेरे और थकी हुई सी शक्ल। उसको देख के मेरा दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन कड़क होना भी ज़रूरी था। मैंने उसे ढपटते हुए पूछा कि ये रोज़ का क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारी तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर को दिखाओ, इस तरह से तो कुछ नहीं होगा।
अगर वो पहले की तरह होती तो मेरे डांटने पर लड़ना शुरू कर देती, मगर वो खामोशी से मुझे घूरती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे सारे शौक खत्म होते जा रहे हैं। काम करने के लिए खुद को धकेलना पड़ता है, नहाना और खाना तक बोझ लगने लगा है। मैं पैदा ही क्यों हुई? रोज खाओ पियो, काम करो, सो जाओ, फिर एक दिन मर जाओ। जब हमें मरना ही है तो फालतू में तकलीफ उठाकर क्यों जिए? यह बच्चे भी मुझे बड़े होकर नहीं पूछेंगे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ भ्रम है। मुझे वो एक मानसिक रोगी की तरह लगी। मैंने उसे काफी समझाया कि वो कमरे से निकले, बाहर घूमे, फिर अपने आप को बिजी रखे। वो सिर्फ सुनती रही, बोली कुछ नहीं। जो भी था थी तो वो मेरे बच्चों की माँ, और उस वक्त तक मुझे जादू टोने पर भी यकीन नहीं था। घर की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। अब बच्चों के स्कूल भी छूट जाते थे क्योंकि पत्नी सुबह उठ नहीं पाती थी। कभी जाते भी तो वापस आकर पूरे दिन भूखे बैठे रहते क्योंकि घर में खाना ही नहीं बना होता था। घर में जैसे उल्लू बोलने लगे थे। हर चीज़ का हाल बेहाल था। मैं घर और ऑफिस में बुरी तरह उलझा हुआ था। कविता को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो फ़ोन करके मुझसे लड़ने लगी कि अब मैं उसे इग्नोर करने लगा हूँ। मैंने उसे मनाने के लिए अपने घर का हाल बताया कि किस तरह बीवी की वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इतना सुनते ही वो उत्साहित स्वर में बोली, देखा मैंने कहा था ना कि पीछा अपने आप छूट जाएगा, बस कुछ दिन के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा। उसके इस तरह कहने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा, क्या सच में काली विद्या अपना असर दिखा रही है? कविता से मैंने रिश्ता ज़रूर रखा था मगर उससे शादी का कोई इरादा नहीं था। इसलिए शुरू में ही मैंने उसे बता दिया था कि मैं विवाहित हूँ। मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे थे। शादी की जिद उसने पकड़ी थी। मैंने उसे शादी न करने की वजह भी बताई थी और उसका दिल रखने के लिए जादू टोने की बात भी मान ली थी क्योंकि मैं खुद भी इस पर यकीन नहीं रखता था। मेरे अनुसार ये सब करने से कुछ होता तो नहीं, और कविता को भी लगता कि कोशिश तो की थी शादी करने की मगर कुछ हुआ ही नहीं। फिर हो सकता था कि वो शादी की जिद छोड़ देती। जो भी था मेरे अपने फायदे के लिए। कोई इंसान बीमार होता जा रहा था। मुझे आत्मग्लानि होने लगी। मैंने फैसला लिया कि आज ही बीबी को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा। शाम को मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया और उसने वो सब कहा जो मैंने कहानी के शुरू में लिखा है। डॉक्टर ने थायराइड टेस्ट बोला और मेजर डिप्रेशन डायग्नोज किया। डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसिव दवाई दी और मुझे खास हिदायत दी कि दवाई में कोई कोताही न करूं। उसके मुताबिक अगर ये कंट्रोल न किया गया तो मर्ज और ख़तरनाक हो जाएगा। हो सकता है ये आत्महत्या तक कर लें। उसने कुछ काउंसलिंग सेशंस भी रखे और मुझे हिदायत दी कि मैं अपनी वाइफ को काउंसलिंग के लिए ज़रूर लाऊं। दवा लेकर घर वापस आ गए। खाने से निपट कर मैं सबके सोने का इंतज़ार करने लगा कि कविता से बात करूं और उसे यह सब करने से रोकूं। यह तो बात साफ थी कि कुछ दिन पहले तक तो मेरी पत्नी अच्छी भली थी। उसकी ऐसी हालत कविता के जादू टोने वाली बात के बाद हुई थी। तो क्या सच में यह सब होता है? अगर वो अपने मतलब के लिए किसी के साथ ऐसा कर रही है तो कल को क्या पता मेरे ऊपर भी यह सब कर दे। यार यह सब मैं किस चक्कर में फंस गया। मैंने उसे फ़ोन लगाया और छूटते ही कहा, यार बंद करो ये टोना टोटका, दिमाग हिल के रह गया है मेरा इन परेशानियों में। दूसरी तरफ से वो बोली, अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? टोना कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया है। यह काला जादू है, इसका कोई तोड़ नहीं होता। मैंने उसे धमकाते हुए कहा, यह सब मैं नहीं जानता। अगर तुमने यह ख़त्म नहीं किया तो मैं तुमसे ही अपना रिश्ता ख़त्म कर लूँगा। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो। अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम ज़बरदस्ती शादी के पीछे पड़ रही हो। मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करने वाला। मैं शादी वादी नहीं करूँगा। अच्छा, मैं मतलबी हूँ और तुम क्या हो जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों को फंसाते फिरते हो? गेट लॉस कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जब आप परेशानियों में घिरते हो तो रोमांस और दिल लगी बहुत ही बुरी लगती है। इसीलिए अब कविता का ख्याल तक बुरा लगता था। घर में बीबी का अजीब हाल हो रहा था। अगर उसे दवाई दे दूँ तो वो खा लेती, वरना वैसे ही पड़ी रहती। न बच्चों से बात करती, न नहाती, न धोती, बस खामोश बैठी सोचती रहती या फिर घंटों सोती रहती। सोने से रोको तो कहती कि मेरा मन बहुत उदास सा रहता है। सोकर लगता है मैं मर गई हूँ, दुनिया से दूर चली गई हूँ। मुझे कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगता। जागे रहो तो बस थकान लगती है।
इसलिए सो जाती हूँ। कभी कभी खुद से बड़बड़ा कर बातें करती और धीरे धीरे हंसती। बच्चों की मानसिकता पर गहरा असर हो रहा था और वो अपनी माँ से डरने लगे थे। मैंने उसे काउंसलिंग पर ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह जाने को तैयार नहीं हुई। जब वो थोड़ा ठीक होती तो रोते हुए कहती कि उसे खुद को ख़त्म करने की तीव्र इच्छा होती है। उसका दिल उसे बार बार मरने के लिए उकसाता है। उसे लगता है उसका मन एक दिन उसे मरने पर मजबूर कर देगा और वो आत्महत्या कर लेगी। तब मैं उसे समझाता, काउंसलिंग पर चलने के लिए कहता, मगर जब जाना होता तो फिर वो न जाने पर अड़ जाती। अंग्रेजी इलाज के साथ साथ मैंने रूहानी इलाज भी कराया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही डर लगता कि कहीं वो आत्महत्या न कर ले। उसके साथ हर वक्त किसी का रहना ज़रूरी था, लेकिन मैं कब तक नौकरी छोड़कर उसके साथ बैठा रहता। अब मैं उसके साथ हमदर्दी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। मैं कर भी क्या सकता हूँ सिवाय पछताने के। मुझे समझ आ रहा था कि अगर किसी का घर बर्बाद करना हो तो उस घर की औरत को निशाना बना दो, घर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बस इन सब में एक अच्छी बात हुई कि कविता की शादी कनाडा बेस्ड एक आदमी से हो गई और वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। मैंने अपनी फिजूल ख्वाहिशों और सोशल साइट्स की झूठी चकाचौंध में अपना खुद का घर बर्बाद किया था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि अगर काली शक्ति है तो उससे बचाने को भगवान भी हैं, और अगर भगवान का अस्तित्व है तो मुझे अपने कर्मों का फल भी इसी दुनिया में भुगतना है। बल्कि भुगतना क्या, मैं तो भुगत ही रहा हूँ। एक नीम पागल बीवी को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या यही सज़ा काफ़ी है मेरे लिए? अब मैं भी डर के साए में जीता हूँ कि पता नहीं कब मुझे अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ जाए और मेरे साथ इससे भी बुरा हो जाए। मैं हर पल खुद को कोसता हूँ कि वह कौन सा पल था जिसने मेरे दिमाग में यह ख्याल आया था अपनी पत्नी के साथ धोखा करने का। आज मैं खुद पल पल इस बात के लिए मर रहा था और खुद को कोस रहा था, लेकिन कुछ गलतियों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप सच में टोने टोटके पर भरोसा करते हैं? क्या काला जादू जैसी चीज़ होती है जो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।